जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्लास चलेगा वो नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ और नए सेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर चलेगा वो 12वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर नंबर 5 चलेगा, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। ये अगर आप ये देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पीडीएफ माइंड पर जाकर इसको आप देख सकते हैं। पीछे के जो 4 चैप्टर है वो बड़ा ही शानदार रहा, बड़ा ही दिलचस्प क्लास था। तो आप जाकर पिछले वीडियो को नहीं देखे हो, जाकर के आप पीडीएफ माइंड यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं, नए क्लास के साथ शुरू करते हैं। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजेदार क्लास रहने वाला है। तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है, जिसको नाम है यात्रियों के नजरिए। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, जो हमें पढ़ना है यात्रियों के नजरिए। इसमें कुछ विदेशी यात्री थे जो भारत भ्रमण के लिए आते थे, राजदूत बनकर आते थे, तीर्थ यात्री बनकर आते थे। तो उन्होंने भारत का वर्णन अपने अपने पुस्तकों में कैसे किया, इसके बारे में आज हम लोग को जानकारी हासिल करना है। तो हम लोग को जो आज पढ़ना है यात्रियों की सूची में कि भारत में कौन कौन से यात्री आए थे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है, सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं, तो विषय सूची जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा लोग यात्रा क्यों करते थे, आखिर विदेशी लोग भारत आकर यात्रा क्यों करते थे, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उस परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अल-बरूनी और किताब वो है, एक अल-बरूनी एक विदेशी यात्री था जो भारत आया था। अब भारत आने के बाद भारत का यात्रा का वृतांत अपने जिस किताब में किया, उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। फिर इबन बतूता वरीहिला है, फ्रांसवा बर्नियर है और कुछ और अन्य यात्री हैं। और यात्रियों के अनुसार भारत में महिलाओं की क्या स्थिति था, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों के सामने लाए हैं, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। काफ़ी किताब लेकर के बैठ जाइए, काफ़ी कलम लेकर बैठ जाइए, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं, आज का पहला सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लोग यात्रा क्यों करते थे। अब पहला ही क्वेश्चन हमको है, पहला ही सेशन में चलेगा, पहला ही पॉइंट है कि लोग यात्रा क्यों करते थे। आखिर कोई लोग यात्रा क्यों करेगा, विदेशी यात्रा क्यों करेगा, हम दूसरे जगह घूमने क्यों जा सकते हैं। या तो हम राजदूत, किसी राजा का राजदूत बनकर जा सकते हैं, हम किसी राजा का राजदूत बनकर हम जा सकते हैं, विदेश का यात्रा कर सकते हैं, या हमको घूमने का शौक है इसलिए जा सकते हैं, या तो हम सैनिक हैं इसलिए जा सकते हैं। अगर आप सैनिक में बहाली होइएगा तो आपको सरकार जहां भेजेगी, जिस बॉर्डर पे भेजेगी वहां आपको जाना पड़ेगा। तो कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, प्राकृतिक आपदा से आप बच सकते हैं। अभी प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है, तो प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा भूकंप आ सकता है, सुनामी भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकता है, सुखाड़ भी आ सकता है, बाढ़ भी आ सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है। भूस्खलन तो ये प्राकृतिक आपदा है, यानी कहने का मतलब कि अगर हम मेरे गांव में अगर भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, या सुखाड़ आएगा, या बाढ़ आ जाएगा, या भूस्खलन हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि हम अपने गांव को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएंगे। विदेश में हम भी जा सकते हैं, वहां जाकर हम रह सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण विदेशी यात्री भारत का यात्रा करते थे, या भारत का ही यात्रा नहीं, बहुत सारे देशों का यात्रा जो विदेशी यात्री जो करते थे वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण करते थे। उनको अपने रीजन में, अपने समय में, अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने देशों में जब प्राकृतिक आपदा बहुत बड़े पैमाने पर आता था तो लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर बस जाते थे, और वहां जाने के बाद वहां के संस्कृति रीति रिवाज से परिचित होते थे। और अगर उन्हें उस देश का रीति रिवाज अगर बहुत ही अच्छा लगा, रीति रिवाज संस्कृति अगर उसको मोहित कर लेता था, तो वो यात्री अपने पुस्तक लिखते थे, किताब लिखते थे, उस किताब में उस यात्रा वृतांत का सारा जिक्र किया करते थे।
दूसरा है आर्थिक क्रिया की तलाश में वह आय अर्जित कर सके। अब दूसरा कारण ये भी है कि अगर विदेश अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए जा रहा है, पैसा कमाने के लिए जा रहा है। अगर मेरे पास अगर आर्थिक स्थिति अगर खराब है, कमजोर है, तो हम विदेश से जाकर के अगर हम अच्छे खासे नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, तो हम विदेश जाकर हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो यात्री इसके कारण भी यात्रा कर देते हैं। तीसरा है व्यापार करने के उद्देश्य से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। हाँ, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे। तीसरा तीर्थ यात्री बनकर जाते थे। हाँ भाई, आप तीर्थ यात्री बन के चले जाओ। सैनिक के रूप में आप अगर सेना में भर्ती हो तो सेना के रूप में जा सकते हैं। छठा कहता है प्रशासनिक अधिकारी है राजदूत के रूप में। हाँ, राजदूत के मतलब होता है राजा को सूचना पहुंचाने वाला। अगर कोई एक राजा है तो राजा की सूचना अगर दूसरे राजा को देना है, दूसरे देश का राजा तक अगर सूचना पहुंचाना है, टेलीफोन तो हुआ नहीं करता था पहले, मोबाइल फोन तो था नहीं कि सूचना जाकर पहुंचा दिया जाए। एक कॉल करेगा और कहेगा राजा जी आपके लिए सूचना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पहले एक राजा दूसरे राजा के लिए संदेश लेकर जो व्यक्ति दूसरे देश में जाता था उसी को राजदूत कहते थे। तो राजदूत राजा के लिए काम करता था। राजदूत उसको कहते हैं जो राजा दूसरे राजा तक संदेश पहुंचाना चाहता था और संदेश लेकर जो व्यक्ति जाता था उसी को राजदूत कहा जाता है। घूमने फिरने के उद्देश्य से जाते थे। बहुत लोग ऐसे शौकीन होते हैं जो विदेश में जाकर घूम फिर सकते हैं, घूमने का बड़ा शौकीन होते हैं, तो वो भी जाकर के विदेश में जा सकता है। तो आप समझ में आया आप लोगों कि लोग यात्रा क्यों करते थे? तो लोग यात्रा इसीलिए करते थे कि प्राकृतिक आपदाओं से बच जाए, आर्थिक क्रिया के तलाश में अपने निजी कामों के लिए जा सकता है, व्यापार करने के उद्देश्य दूसरे देशों में व्यापार भी कर सकता है। तीर्थ यात्री बन करके आप तीर्थ यात्री पर भ्रमण करने के निकल जाओ। सैनिक के रूप में अगर आप किसी देश का सैनिक हैं, किसी देश के सेना में आप भर्ती हैं, तो आप वहां दूसरे देशों में जाकर के भ्रमण कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी है राजदूत के रूप में। राजा अगर राजा जिस व्यक्ति को अपना संदेश लेकर दूसरे राजा के पास भेजता था उसी को राजदूत कहते थे, इसी को राजदूत कहा जाता था। घूमने फिरने के उद्देश्य से अगर आप घूमने का बहुत बड़ा शौकीन है तो आप वहां जा सकते हैं आसानी से। तो चलिए, लोग यात्रा इसीलिए करते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब परिचय जान लेते हैं। परिचय क्या है? कुछ यात्री लोग ऐसे हैं जिनका परिचय जान लेते हैं, वो कहां से आते हैं। तब प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक कई विदेशी यात्री भारत आए और उनके आने के उद्देश्य अलग अलग थे जो इस प्रकार से। अब जितना भी विदेशी यात्री आए प्राचीन भारत में, जितना सारा भी विदेशी यात्री आए, कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य होता था, या यात्रा करने का शौकीन हो, या राजदूत के रूप में आता हो, या कोई राजा अगर उसको भेजा हो, किसी न किसी रूप में वो आते हैं, तो उनका अलग अलग उद्देश्य होता था। जैसे मेगास्थनी जो अब्दुल रजा राजदूत के रूप में भारत आया था। मेगास्थनी कौन था? एक सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था। जब सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुआ था, तो सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी के हाल चाल जानने के लिए, क्योंकि दोनों में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में दुश्मनी था, दोनों में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध में हार गया तो अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उसकी बेटी का नाम था हेलेना। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी के हाल चाल जानने के लिए मेगास्थनीज को मगध भेजता है। अब मेगास्थनीज जब यहाँ आता है तो यहाँ को उसका वातावरण हवा पसंद आ जाता है और यहीं पर रह जाता है और यहाँ रहता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन के बारे में अपनी किताब इंडिका में लिखता है। जो मेगास्थनी का जो किताब था वो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका में मौर्य शासन या मौर्य शासन के बारे में वृत्तांत करता है, वर्णन करता है मेगास्थनी। फाहियान और हेनसांग बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज और बौद्ध स्थलों की यात्रा करने आए थे। सिंपल बात, फाहियान और हेनसांग ये दोनों चीन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? चीन के। और आपको याद होगा तो
मौर्य वंश के शासक जिसको नाम था अशोक, अशोक ने बौद्ध धर्म में लगभग पूरे उपमहाद्वीपीय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। चाइना में, चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग थे। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति भी भारत में हुआ, इनका मृत्यु भी भारत में ही हुआ था। इसीलिए हायन और हेनसांग बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज के लिए और बौद्ध स्थलों की खोज के लिए, मतलब कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कहाँ वो उपदेश देते थे, कहाँ पर उनका मृत्यु हुई, ये सब स्थानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हायन और हेनसांग भारत आया था। पहले बताएं कि इनका उद्देश्य जो था वो अलग अलग होता था, कोई एक उद्देश्य से नहीं आता था। जितना भी विदेशी यात्री भारत आते थे वो सभी का कोई ना कोई अलग अलग उद्देश्य होता था। अगला कहता है कि अफनासी निकितिन और कालिंग फरनाओ नूनी घोड़े के व्यापारी थे जो व्यापारी करने भारत आए थे। अब ये जो था अफनासी निकितिन और कालिंग फरनाओ नूनी जो थे वो घोड़ा बेचते थे, वो खरीदते थे। तो अपने देशों से अच्छे घोड़ा या भारत से अच्छे क्वालिटी का घोड़ा अपने विदेश में ले जाने के लिए आए हैं, नए व्यापार करने आए हैं। फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था। फ्रांसवा बर्नियर जो था फ्रांस के रहने वाला था, ये फ्रांस का रहने वाला था, ये फ्रांस से आया था। फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था। और जी.एस. लीबीदेव एक संगीतकार और नाटककार, संगीतकार थे। और ट्रेविनियर जो पेशे से जौहरी था, जौहरी का मतलब हीरे का व्यापारी करता था, ये हीरे का व्यापारी था, हीरे का व्यापार करने के लिए भारत आया था। तो समझिए भारत में जितना सारा जो विदेशी यात्री आए, वो सभी विदेशी यात्रियों का अलग अलग उद्देश्य होता था। तो देख लीजिए, मेगास्थनीय और राजू राजा राजदूत के रूप में आया, और इन दोनों को कौन भेजा, उसके देश का अपना राजा भेजा भारत के राजा के पास संदेश लेकर। हायन और हेनसांग जो आए वो दोनों चीनी यात्री थे। एक किस लिए आए, बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए आए, गौतम बुद्ध से संबंधित बौद्ध स्थलों की खोज के लिए, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए आए। अफनासी निकितिन जो था घोड़े का व्यापारी था। फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक था, डॉक्टर बनकर भारत आया था। और जी.एस. लीबी एक संगीतकार और नाटक था। और ट्रेविनियर जो पेशे से क्या था, और जौहरी था, वो हीरे का खदान खोजने आया था। ये हीरे का व्यापारी था, ये हीरे का व्यापार करता था अलग अलग देशों में जाकर। तो ये भारत में इसीलिए आया था। चलिए समझ गए, ये कुछ परिचय, छोटा सा परिचय था जो यात्री भारत का यात्रा करते थे, जो भारत में आकर के यहाँ के प्रशासन के बारे में, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, व्यापार करने के लिए, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के लिए जो व्यापारी भारत आए थे, उनका एक छोटा सा संक्षिप्त में हमने परिचय आपको दे दिया। इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा बेटा, बहुत शानदार क्लास होने वाला है और चैप्टर बड़ा इंटरेस्टेड है, इसलिए आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए आगे चलते हैं। उसी का एक टॉपिक कहता है कि हालांकि उनके उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन इन सभी यात्रियों में एक बात समान थी, सभी को घूमने और नई चीज जानने का बहुत शौक था। हाँ सही बात है, जो यात्री, जो विदेशी यात्री जो भारत आए थे, उद्देश्य भले ही अलग अलग हो, उनका उद्देश्य अलग था, लक्ष्य कुछ और था, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन थी, एक बात कॉमन थी। वो कौन सी बात कॉमन थी? ये बात कॉमन थी कि वो उनको घूमने का बड़ा शौक था, घूमने फिरने का बहुत ही शौक था, और नई नई चीजों को खोजना उनके पेशा बन गया था। उद्देश्य के साथ साथ नई नई चीजें भी वो खोजा करते थे। तो नई नई चीज खोजने के लिए, नई चीज जानने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए वो भारत का यात्रा करते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ यात्री हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, छोटा सा संक्षिप्त है। कहता कि अल-बरूनी, सबसे पहले अल-बरूनी के बारे में जानते हैं। तो अल-बरूनी नाम का एक व्यक्ति था, तीन व्यक्ति जो था वो बड़ा ही फेमस है। अल-बिरूनी, अल-बरूनी है, एक है इब्न बतूता, फिर फ्रांसवा बर्नियर,
फ्रांसवा बर्नियर, अब्दुल रजाक, महमूद वली और शेख अली हाजी। शेख अली हाजी। अल बरूनी जो था एक 11वीं सदी में भारत आया। इब्न बतूता जो था 14वीं सदी में भारत आया। फ्रांसवा बर्नियर जो 17वीं शताब्दी में आया। अब्दुल रजाक जो था वो 15वीं सदी में भारत आया। महमूद वली जो है वो 1620 में भारत आया और ये जो था 1740 में भारत आया। ये था कुछ यात्री जो भारत का भ्रमण किए थे। पहला कहता है अलबरूनी। अलबरूनी 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान से आया और तहकीक हिंद लिखी। तहकीक उज्बेकिस्तान में एक जगह है, उज्बेकिस्तान में जगह है जिसको कहते हैं ख्वारिज़्म। ख्वारिज़्म जो है उज्बेकिस्तान में एक बहुत ही छोटा सा शहर है। वहां पर प्राकृतिक आपदा आने के कारण वहां से कुछ लोग वहां से चले आए हैं। कहने का मतलब क्या है कि अलबरूनी के जो माता पिता थे, ध्यान से समझिएगा, इनके जो माता पिता थे वो मुख्य रूप से ईरान के रहने वाले थे। जब उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान आए, उज्बेकिस्तान का एक छोटा सा शहर है जिसको कहते हैं ख्वारिज़्म। जब उज्बेकिस्तान में एक छोटा सा शहर है जिसको ख्वारिज़्म है, तो ख्वारिज़्म में जब आए, इनके माता पिता कहाँ के थे? ईरान के रहने वाले थे। प्राकृतिक आपदा या किसी विशेष कारण से उज्बेकिस्तान आते हैं, उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़्म में आकर रह जाते हैं। उनके माता पिता को ना जब इनका जन्म ख्वारिज़्म में, जब अलबरूनी का जन्म हुआ, तो वहां से बाहर के जो लोग आते थे ना, बाहरी लोग को बिरूनी के नाम से जाना जाता था। बिरूनी यानी कि बिरूनी जो है वो फारसी भाषा है। तो बाहर के लोग जो आते थे ना, तब बाहर के लोग को फारसी में बिरूनी कहा जाता था। इसलिए अलबरूनी का नाम बिरूनी, अल में बिरूनी जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम अलबरूनी कर दिया गया। याद कीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में हुआ। लेकिन इसके माता पिता कहाँ के थे? ईरान के रहने वाले थे। अब उज्बेकिस्तान की एक जगह है जिसको कहते हैं ख्वारिज़्म में वो आते हैं। ख्वारिज़्म में आने के बाद उज्बेकिस्तान के लोग बाहरी लोगों को ना बिरूनी के नाम से जानते थे, बिरूनी कहकर पुकारते थे। बिरूनी जो है फारसी का एक शब्द है जिसको हिंदी में बाहर के लोग उसको बताया जाता है, तो बाहरी लोग को बिरूनी कहा जाता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? अलबरूनी। अलबरूनी भारत में कब आया? 11वीं शताब्दी में। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया। उज्बेकिस्तान कहां है? ख्वारिज़्म में। इनके माता पिता कहां के रहने वाले थे? तो इनके माता पिता ईरान के रहने वाले थे। ईरान से उज्बेकिस्तान चले आए थे। दूसरा है इब्न बतूता, यह 14वीं शताब्दी में भारत आया। और मोरक्को की राजधानी आपको पता है, मोरक्को की राजधानी मोरक्को ही है। ये मोरक्को से आया था और तुगलक दरबार में काजी बना। काजी का मतलब होता है काजी का मतलब होता है जज। काजी का मतलब क्या होता है? जज। तो जज बनकर आया इब्न बतूता। जब पहली बार जब भारत में आया तो तुगलक कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक काजी बना। तुगलक वंश का एक राजा था जिसको नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में इसको जज बनाया, जिसको जज को काजी कहा जाता है। ये इब्न बतूता ने बनाया। फ्रांसो बर्नियर क्या है? तो यह 17वीं शताब्दी में फ्रांस है और ये औरंगजेब के समय चिकित्सक बनकर आया था। आपको पता है कि औरंगजेब जो है वो मुगल वंश का राजा था, मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का शासक कौन था? तो मुगल वंश का शासक जो था वो फ्रांस कौन था? औरंगजेब था। और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में जब भारत आया, उस समय भारत पर, दिल्ली पर जिसका शासन चल रहा था वो था औरंगजेब। अगला है अब्दुल रजाक क्या था? तब 15वीं शताब्दी 440 के दशक में हेरात से आया और विजयनगर दरबार का वर्णन किया। विजयनगर क्या था भाई? कि विजयनगर दक्षिण भारत का राजवंश, दक्षिण भारत का राज्य था, दक्षिण भारत का राज्य था, दक्षिण भारत का क्या था? एक राज्य था। महमूद वली 1620 के दशक में भारत आया।
अब महमूद महमूद वली बेग था जो 1620 के दशक में भारत आया, और शेख अली हाजी जो 1740 के दशक में भारत आया था। तो ये थे कुछ यात्रीगण, विदेशी यात्री जो भारत का भ्रमण किए थे। चलिए इसको रिपीट कर देते हैं। अल बरूनी यह 11वीं शताब्दी में कहां से आया? उज्बेकिस्तान से भारत आया। और एक कौन सा पुस्तक लिखा? तहकीक-ए-हिंद लिखा, यानी कि तहकीक-ए-हिंद में अल बरूनी भारत का ही जिक्र किया है। अल बरूनी के माता पिता जो थे ईरान के रहने वाले थे। कुछ समय इनके जन्म से, अल बरूनी के जन्म से कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले उज्बेकिस्तान में चले आए थे। उज्बेकिस्तान में एक शहर है जिसको कहते हैं खवारिज्म। अब खवारिज्म में विदेशी लोगों को, दूसरे देश से आए हुए बाहरी लोगों को बिरूनी कहा जाता था। अब ये जो बिरूनी है, बिरूनी कौन भाषा है? ये फारसी भाषा, याद रखिएगा। बिरूनी को फारसी भाषा है, और बिरूनी को हिंदी में बाहरी लोग कहते थे। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया। ये मोरक्को से आया था। ये तुगलक दरबार का काजी बना। तुगलक दरबार मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जज बनाया। अपने राज दरबार में इसको क्या बनाया? जज बनाया, काजी बनाया। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आया, और मुगल वंश का एक राजा था जिसको नाम था औरंगजेब। फ्रांसवा बर्नियर था तो ये था चिकित्सक। क्या था? चिकित्सक। लगभग कई वर्षों तक मुगल दरबार में चिकित्सा के रूप में काम किया था फ्रांसवा बर्नियर। अबू रजा जो 15वीं शताब्दी 1440 के दशक में हेरात से विजयनगर में आया था। विजयनगर क्या था? दक्षिण भारत का एक खूबसूरत सा राज्य था जिसको विजयनगर साम्राज्य को बसाने वाला जो व्यक्ति था उसको नाम था हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का जो था वो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक था। महमूद वली कौन था? तो 1620 के दशक में भारत आया। और शेख अली हाजिम कौन था? तो 1740 में भारत आया था। ये था भारत में आने वाले कुछ विदेशी यात्रियों का वृत्तांत जो शॉर्ट में संक्षिप्त आप लोग हमें बताते हैं। चलिए इसको आप एक बार इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अल बरूनी और किताब और हिंद। अल बरूनी क्या था? तो अल बरूनी ये बताएं कि अल बरूनी कहां से रहने वाला था? तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान के रहने वाला था। उज्बेकिस्तान के रहने वाला था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है जिसको कहते हैं खवारिज्म। उज्बेकिस्तान के शहर है जिसको नाम है खवारिज्म। अल बरूनी की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म उज्बेकिस्तान के खवारिज्म में 4 दिसंबर 973 ईस्वी में हुआ। अभी जो अल बरूनी है इनका जन्म होता है, अल बरूनी का जन्म है वो जन्म क्या बताया गया? 4 दिसंबर 973। 4 दिसंबर 973 में कहा हुआ? खवारिज्म में हुआ। खवारिज्म को शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। अब उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वहां शिक्षा का बहुत बोलबाला था। बहुत बड़े बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय, कॉलेज जो हुआ करता था, बहुत नामी जानी कॉलेज हुआ करता था, विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां शिक्षा ग्रहण किया जाता था। वह अपने समय के विद्वान माने जाते थे। अब ये जो अल बरूनी जो थे वो अपने समय का विद्वान माना जाता था। और अल बरूनी यूनानी भाषा, फारसी, सीरियाई, संस्कृत तथा हिब्रू भाषा को जानते थे। कहने का मतलब कि अल बरूनी जो यूनान की भाषा के अलावा बहुत सारा भाषा जानता था, जिसको फारसी भी कहते हैं, सीरियाई भी कहते हैं, संस्कृति हो सकता है, संस्कृत तथा हिब्रू भाषा को जानते थे। अल बरूनी के माता पिता ईरान से थे। अल बरूनी के माता पिता कहां से थे? ईरान थे, जो मैं बता दिया। यह खवारिज्म में आकर बस गए। वहां के लोग इन्हें बिरूनी कहते थे, जिसका फारसी में अर्थ होता है बाहर का। अला कहता है कि अल बरूनी यूनानी दार्शनिक प्लेटो के कार्यों से तथा विचारों से प्रभावित था। एक यूनान का दार्शनिक था जिसको नाम था प्लेटो। प्लेटो जो था, प्लेटो के विचारों से प्रभावित कौन था? अल बरूनी था। चलिए आगे चलते हैं। अल बरूनी का जो जन्म है, अल बरूनी का जो जन्म है वो खारिज्म में हुआ। खारिज्म में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता ईरानी थे और इसलिए उन्हें उस स्थान पर परदेशी माना जाता था, और इसी कारण से उन्हें फारसी में नाम अल बरूनी दिया गया,
जिसका फारसी में अर्थ होता है बाहर का। अभी बता दिए थे उनके माता पिता ईरान के थे, लेकिन अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में, उज्बेकिस्तान में, जहाँ से बाहरी के लोगों को आने के लिए, जो बाहर से लोग आकर जो ख्वारिज़्म में रहते थे, बस जाते थे, उसी को कहते थे बिरूनी, इसलिए इसका पूरा नाम अलबरूनी पड़ा। आज वह अपने असली नाम के बजाय बिरूनी के नाम से ही मशहूर है। बिरूनी, उसका असली नाम नहीं, बिरूनी के नाम से ही अलबरूनी जाना जाता है। अलबरूनी भारतीय यात्रा, भारत की यात्रा कैसे किया? अलबरूनी भारत कैसे कैसे आया? अलबरूनी भारतीय यात्रा या भारत की यात्रा कैसे किया, इसके बारे में जानते हैं। बस इसको बड़ा कर दो, मुझे लगता है कि छोटा छोटा नजर आ रहा है आप लोग को। चलिए, कहता है कि अलबरूनी अलबरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। उस समय सामानी वंश के अधीन था। अब कहने का मतलब क्या है, उस समय क्षेत्र तुरान और ईरान के अधीन था। जब ख्वारिज़्म में जन्म अलबरूनी का हुआ, चलिए, जब अलबरूनी का जब जन्म हुआ, अलबरूनी का जन्म जब ख्वारिज़्म में हुआ, उस समय ख्वारिज़्म जो था वो तुरान और ईरान के अधीन था। किसका अधीन था? तुरान और ईरान का अधीन था, उनका गुलाम था। और वहां सामानी वंश का अधीन था, यानी कि सामानी वंश का शासन चल रहा था। 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर हमला कर दिया। अब बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक भारत का राजा था, उसका नाम था महमूद गजनवी। इसने कहा किया कि ख्वारिज़्म पर हमला कर दिया। ख्वारिज़्म पर हमला कब किया? 1017 में हमला कर दिया। 1017 में महमूद गजनवी ने कहा किया कि जब ख्वारिज़्म पर जब 1017 ईस्वी में जब हमला किया तो सभी लोगों को बंदी बना लिया। सभी लोगों को बंदी बना लिया। अब बंदी बना करके अपने देश ले आया, अपने राज्य में ले आया। जब बंदी बनाया गया तो बंदी में एक अलबरूनी भी था। उसमें कौन था? अलबरूनी भी शामिल था। अब अलबरूनी जब शामिल था तब महमूद गजनवी ने क्या किया कि अलबरूनी के विचार से, ज्ञान से, बुद्धि से प्रभावित हो गया और उसको रिहा कर दिया। उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। 1017 ईस्वी जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर हमला किया तो वहां के कई विद्वानों को बंदी बनाकर गजनी ले आया। और जब महमूद गजनवी जो था वो गजनी का शासक था। कहाँ का शासक? गजनी के शासक था। और गजनी में महमूद गजनवी ख्वारिज़्म के सभी विद्वानों को बंदी बनाया और सभी विद्वानों को बंदी बना करके अपने देश गजनी ले आया। गजनी ले आया और उन्हें बंदियों में शामिल था। अलबरूनी उसी बंदियों में शामिल था। अब जितना सारा विद्वानों को जो बंदी बनाया गया था, उस बंदी में एक अलबरूनी भी था। अलबरूनी बहुत ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति था। अलबरूनी बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, इसको बहुत नॉलेज था। उसकी बुद्धिमत्ता से महमूद गजनवी बहुत प्रभावित हुआ। उसको ज्ञान को देख करके, उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर, बुद्धि को देख करके बहुत प्रभावित हुआ। और बाद में उसे क्या कर दिया? रिहा कर दिया। कहा कि जाओ यार, तुम इतना विद्वान हो, इतना पढ़े लिखे हो, इतना नॉलेज रखते हो, सब तुम तो यार दास बनने लायक नहीं हो, तुमको बंदी बना के हम रखेंगे क्या? इसलिए उसको बुद्धि से प्रभावित हुआ, उसको ज्ञान से प्रभावित हुआ। कौन? महमूद गजनवी। और उसको बाद में उसको रिहा कर दिया। अलबरूनी ने भारत के बारे में पहले से बहुत कुछ सुना था और पढ़ा भी था। अलबरूनी भारत के बारे में बहुत कुछ जानता था, पहले से ही जानता था कि भारत में ऐसे है वैसे है। बहुत सारा कहानियां भारत के बारे में वो जान चुका था। जैसे ही महमूद गजनवी ने अलबरूनी को रिहा किया, छोड़ दिया, बंदी बनाया सकता, तो छोड़ने के बाद अलबरूनी के पास लगा कि यार अब भारत चलते हैं। भारत के बारे में बहुत कुछ सुने थे पहले, बहुत कुछ जाने थे, देखते हैं कि हकीकत में क्या है। इसलिए वो भारत आने का फैसला कर लिया। वह भारत आया। यहाँ आकर उसने संस्कृत भाषा सीखी। सबसे पहले आने के बाद कौन भाषा सीखा? संस्कृत, क्योंकि भारत में संस्कृत ज्यादा चलता था। और हिंदू धर्म, दर्शन, खगोल शास्त्री आदि विषयों की गहराई से अध्ययन किया। हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा, खगोल शास्त्री के बारे में पढ़ा, और यहाँ पढ़ने के बाद बहुत गहराई से इसका क्या किया? अध्ययन किया।
ये कहता है कि उसने भारत में कई ब्राह्मण और पंडितों के साथ रहकर भारत के संस्कृति, धार्मिक परंपराएं, समाज, विज्ञान और ज्ञान परंपरा को जाना। यानी कि भारत में आने के बाद जो भारत के जो विद्वान पंडित होते थे, विद्वान जो पढ़े लिखे नॉलेजेबल जो व्यक्ति, जो पंडित ब्राह्मण होते थे, उसके साथ रहा और संस्कृत भाषा, यहाँ के धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाज के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और इसको सीखा। अल-बरूनी ने भारत के पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा किया और वहां के जीवन और परंपराओं को नजदीक से देखा। लगभग उत्तर भारत, पंजाब वाला एरिया और उत्तर भारत वाला एरिया में अल-बरूनी ने इसका भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में पढ़ा, धार्मिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा, संस्कृत भाषा भी यहीं आकर सीखा था। चलिए आगे चलते हैं। किताब हिंद और अल-बरूनी के लिखा गया किताब जो है, अल-बरूनी के द्वारा जो लिखा गया किताब है, उसको नाम है किताब हिंद, किताब उल हिंद। कहता कि अरबी भाषा में अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई कृति है, अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई कृति है। अब किताब उल हिंद से सरल तथा स्पष्ट भाषा में है। किताब उल हिंद जो है वो सरल तथा स्पष्ट भाषा में लिखा गया है। इसे 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसे 80 अध्याय बनाया गया। किताब उल हिंद में जो भारत का जो जिक्र किया, जो यहाँ के संस्कृति के बारे में पढ़ा था, धार्मिक समाज के बारे में जो पढ़ा था अल-बरूनी, महान महान विद्वानों से, पंडितों से जो पढ़ा, पंजाब वाला क्षेत्र में भ्रमण किया था और लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों का भ्रमण किया था। भ्रमण करने के बाद जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ, जो इसका नॉलेज जो मिला, जो ये जानकारी जो हासिल किया, उस सभी जानकारी का जिक्र कहाँ करता है, वो किताब उल हिंद अपने पुस्तक में जिक्र करता है। और ये पूरे के पूरे किताब को 80 अध्याय में बांट देता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि अल-बरूनी के द्वारा लिखे गए किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं, तो या आप लोग याद कर लीजिए, इसमें 80 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष दर्शन, धर्म, त्याग, खगोल, विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा की मूर्ति कला इत्यादि के बारे में विस्तृत विश्लेषण मिलता है। अब प्रत्येक अध्याय, इसमें टोटल कितना अध्याय है, 80 अध्याय है। और 80 अध्याय में विशेष दर्शन के बारे में जानकारी मिलेगा, धर्म के बारे में मिलेगा, त्याग के बारे में मिलेगा, खगोल, विज्ञान, यहाँ के रीति रिवाज और प्रथा की मूर्ति कला की भी जानकारी मिलेगा। तहकीक हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। तहकीक हिंद भी एक किताब था, तहकीक हिंद, और तहकीक इन हिंद को हिंदी में भारत की खोज कहा जाता है। क्या अर्थ उसका है, भारत की खोज। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अल-बिरूनी के अनुसार प्राचीन भारत में अल-बरूनी के अनुसार प्राचीन भारत में 4 प्रमुख सामाजिक वर्ग था। 4 वो वर्ग था। पहला कहा गया कि शासक और योद्धा वर्ग। शासक योद्धा वर्ग कहता था कि एक राजा रहेगा, जो क्षत्रिय रहेगा वो राजा रहेगा और वो युद्ध करेगा। कहता कि जो शासन करते थे और जो युद्ध में भाग लेते थे, जैसे राजा और सैनिक, तो राजा और सैनिक को, जैसे सिंपल सी बात समझिएगा, अल-बरूनी जब भारत आया, तो अल-बरूनी जो भारत आया तो उसको भारत में रहने वाले समाज को भारत में रहने वाले सामाजिक वर्ग को 4 वर्गों में बांटा था। पहला कहा गया शासक, पहला जो वर्ग था वो था शासक और योद्धा वर्ग। दूसरा को कहा गया भिक्षु वर्ग। तीसरा जो था उसको कहा गया पुरोहित वर्ग। और तीसरा कहा गया वैज्ञानिक खगोल वर्ग, वैज्ञानिक खगोल शास्त्री, या इसी में आता था किसान वर्ग। चलिए, अल-बरूनी के द्वारा भारत के समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। उसमें पहला था शासक और योद्धा वर्ग। इसमें कहा गया कि जो शासन करेगा और जो युद्ध करेगा, जो शासन करेगा और जो युद्ध करेगा। तो इसमें कौन हो सकता है, शासन कौन करेगा, राजा। युद्ध कौन करेगा, वो है सैनिक। कौन है, सैनिक। दूसरा है भिक्षु वर्ग। भिक्षु वर्ग जो धर्म का पालन करते थे और जो साधु संत, जो भिक्षा मांगे, जिसको तपस्वी भी कह सकते हैं, ये तपस्वी या साधु।
तथा शिव या साधु था। पुरोहित वर्ग कौन करेगा? जो बीमारी का इलाज करेगा, जो बीमारी का इलाज करेगा, जो पूजा पाठ करेगा, जो पूजा पाठ करता था। वैज्ञानिक खगोल शास्त्री कौन था? जो खेती करते हैं। किसान किसको कहेंगे? खगोलिक विज्ञान किसे कहेंगे? जो विज्ञान से जुड़ी बातें करेगा। किसान कौन है? जो खेती करेगा, खेती करेगा। तो अल्बर्नूनी के द्वारा भारत के 4 वर्गों में, समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। शासक और योद्धा, जो शासन करेगा और जो युद्ध करेगा। शासन कौन करेगा? राजा। युद्ध कौन करेगा? सैनिक। भिक्षु वर्ग में क्या था? जो धर्म का पालन करते थे, जैसे साधु और संत या तपस्वी। पुरोहित और चिकित्सक वर्ग। पुरोहित मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे वो पुरोहित होगा, और जो बीमार लोगों का इलाज करते थे वो कौन होगा? चिकित्सक होगा, डॉक्टर होगा। चौथा कहेगा वैज्ञानिक खगोल शास्त्री, किसान और कारीगर, जो ज्ञान से विज्ञान जुड़े थे और खेती और हस्तकला का काम करते थे, उसको वैज्ञानिक खगोल शास्त्री, किसान, कलाकार वर्ग में रखा गया था। अल्बर्नूनी के द्वारा बताया गया 4 भारत में सामाजिक वर्ग था। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। स्लाइड यहीं तक है, स्लाइड समाप्त हो गया है। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चलिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पीडीएफ माइंड यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की अगर कोई जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी प्रकार का हमारे एप्लीकेशन से, हमारे वीडियो से किसी प्रकार की जानकारी हासिल करना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल इसी टाइम में आप लोग से रूबरू होऊंगा एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग नया सेशन के साथ। तब तक के लिए